अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मतीन, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, इस्लामिया कॉलेज पेशावर। दिस इज अ न्यू चैप्टर विच इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और इसमें सिर्फ दो टॉपिक्स है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। एक है मैग्नेटिक फ्लक्स और फ्लक्स डेंसिटी, और दूसरा है मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो याद रखें, मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज बी डॉट ए। जिस तरह हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज ई डॉट ए। हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, सिर्फ समराइज कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज ई डॉट ए, मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज बी डॉट ए। अब आपको पता है, जब दो वेक्टर्स के दरमियान में डॉट नजर आता है तो द रिजल्ट मस्ट बी अ स्केलर। इट मींस फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो देखें, वी कैन से मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर है बी डॉट ए। अगर आप इसे खोलें तो बी ए कॉस थीटा। ठीक है। एमसीक्यू नंबर 1, अगर बी और ए के दरमियान, ए का मतलब है वेक्टर एरिया या एरिया वेक्टर, और बी का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन। तो याद रखिए, अगर ए और बी के दरमियान एंगल 0 है तो आपको पता है cos 0 is 1, द मैग्नेटिक फील्ड विल बी, सॉरी, द मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी मैक्सिमम। अब अगर इस तरह का एमसीक्यू आ जाए कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स द मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी मैक्सिमम, ठीक है, या विल बी पॉजिटिव एंड मैक्सिमम, तो 0। अगर एंगल 0 है, cos 0 is +1, the magnetic flux is positive and maximum। ठीक है। सिमिलरली देखें, अगर ए और बी के दरमियान एंगल 180 है तो cos 180 is -1। सो अगेन द फ्लक्स इज मैक्सिमम बट नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब है कि ए और बी आपने ऑपोजिट डायरेक्शन में कंसिडर किए हैं। और याद रखिए, एमसीक्यू नंबर 3 है जीरो मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या मतलब है। अगर ए और बी के दरमियान एंगल 90 है तो cos 90 इज इक्वल टू 0 एंड द फ्लक्स इज सेड टू बी 0। देखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या है, वेबर। हमने पढ़ा था लास्ट टाइम। देखिए, बी मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है टेस्ला इन एसआई सिस्टम, ए का यूनिट है मीटर स्क्वायर, और सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट है मैक्सवेल। सीजीएस सिस्टम में बी का यूनिट है गॉस, और ए एरिया का है सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप ये कन्वर्जन करें तो याद रखें, 1 मैक्सवेल बराबर है, सॉरी, 1 वेबर बराबर है 10⁸ मैक्सवेल, या 1 मैक्सवेल बराबर है 10⁻⁻8 वेबर। तो ये हम एमसीक्यूज में दोबारा करेंगे। ठीक है। इसके डायमेंशन वगैरह। अच्छा, दूसरा जो टॉपिक है वो है मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इज रिटन लाइक दिस। दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर इधर आई है और इधर एल है तो इट विल बी द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। लेकिन अगर आई की जगह आप क्यू लेके और एल की जगह आप वी लेके, तो दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप इसे खोलें तो क्यू वी बी साइन थीटा एन मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखो। यहाँ से ये एरो हटा दो, यहाँ से नॉर्मल यूनिट वेक्टर हटा दें, तो दिस इज मैग्नीट्यूड। नाउ दीज आर एमसीक्यूज। याद रखिए, अगर थीटा 0 है, रिमेंबर व्हेन थीटा इज 0, द मैग्नेट इधर 0 पुट करे, साइन 0 इज 0, मैग्नेटिक फोर्स इज 0 एंड द पार्टिकल विल गो इन स्ट्रेट लाइन। देखें, एमसीक्यू नंबर 1, अगर आप लोग किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में पैरेलल फेंकें तो द चार्ज पार्टिकल डज नॉट इंटरएक्ट विद द फील्ड, क्योंकि चार्ज पार्टिकल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है
और जो परमानेंट है वो हर पॉइंट पे एक दूसरे को परपेंडिकुलर होती है, न एक दूसरे को अपोज करती है, न सपोर्ट करती है. सो द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल विल बी जीरो एंड द पार्टिकल विल गो इन स्ट्रेट लाइन. अच्छा, एमसीक्यू इस तरह जाता है. When a charged particle is projected या dropped parallel into a magnetic field, the particle will move along. नीचे लिखा हुआ होता है स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर पाथ, हेलिकल पाथ, फ्ला पाथ. तो याद रखें, किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में पैरेलल पेंगे, इट विल गो इन स्ट्रेट लाइन बिकॉज नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल. सो द पार्टिकल विल गो इन स्ट्रेट लाइन. अगर एंगल 180 है तो आपको पता है साइन 180 भी जीरो के बराबर है. मैग्नेटिक फोर्स विल बी जीरो, अगेन द पार्टिकल विल गो इन स्ट्रेट लाइन. अंडरस्टैंड? दो एमसीक्यूज हो गए. तीसरा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90, तो याद रखिए द मैग्नेटिक फोर्स विल बी मैक्सिमम. इधर 90 पुट करें तो साइन 90 इज इक्वल टू 1, so you will get FB is equal to QVB. The force will be maximum and the particle will go in सर्कुलर पाथ लाइक दिस. इधर देखें, हमारे पास सपोज अगर मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर है और आप चार्ज पार्टिकल को इस तरह फेंके, तो आप लोग देखिए दिस इज वेलोसिटी और दिस इज बी, दोनों परपेंडिकुलर हैं. आप देखिए फार्मूले में पहले v है फिर b है. v क्रॉस b, राइट हैंड रूल अप्लाई करें, v क्रॉस b इज इन दिस डायरेक्शन. गौर से देख लो, ये मैग्नेटिक फोर्स इस वेलोसिटी को परपेंडिकुलर है. एक एमसीक्यू. मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर है. दूसरा एमसीक्यू. दोनों के प्लेन को परपेंडिकुलर है. तीसरा एमसीक्यू. इज इट? और जब आप वेलोसिटी को परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करें तो याद रखिए ये फोर्स इस वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करता है एंड देयरफॉर द पार्टिकल गोज इन सर्कुलर पाथ. दोबारा देखिए, ये है मैग्नेटिक फील्ड और ये है वेलोसिटी. राइट हैंड रूल अप्लाई करें, v क्रॉस b इज इन दिस डायरेक्शन. जब आप वेलोसिटी को परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करें, परपेंडिकुलर, तो याद रखिए परपेंडिकुलर फोर्स changes the direction of the linear velocity of the particle and therefore the particle moves in circular path. मसलन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा. अगर ये मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है और चार्ज पार्टिकल आप इस तरह फेंके, तो आप देखिए नाउ द मैग्नेटिक फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन. तो वेलोसिटी को आप अगर यहाँ पर परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करें तो पार्टिकल विल गो इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है? तो रिमेंबर, जब आप किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली ड्रॉप करें तो बस द पार्टिकल विल गो इन सर्कुलर पाथ. और याद रखिए द फोर्स विल बी मैक्सिमम and that force will be QVB. QVB, this is an MCQ. Maximum, this is an MCQ. The charge particle goes in circular path, this is an MCQ. लेकिन remember, this is a very special MCQ. अगर थीटा आप लोगों के पास 0 से ज्यादा है और 90 से कम है, तो फिर जो मैग्नेटिक फोर्स है ये 0 से ज्यादा होगा और मैक्सिमम से कम होगा, दरमियान में. एंड द पाथ इज हेलिक्स या द पाथ विल बी अ हेलिकल पाथ. देखिए इसका ये मतलब है, लुक इट, अगर ये हमारे पास मैग्नेटिक सपोज सॉरी ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये द मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग एक्स एक्सिस और चार्ज पार्टिकल आपने इस तरह फेंका, दिस इज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. क्लियर? अब गौर से देखिए, ये एंगल 0 से ज्यादा है और 90 से कम है. अगर एंगल 0 है द पार्टिकल विल गो इन स्ट्रेट लाइन. एंगल 180 है द पार्टिकल विल गो इन स्ट्रेट लाइन. ये सारे एमसीक्यूज है. अगर एंगल 90 है द पार्टिकल विल गो इन सर्कुलर पाथ. लेकिन अगर एंगल 0 से ज्यादा है और 90 से कम है, मसलन ये एंगल 0 से ज्यादा है और 90 से कम है. इफ यू सी, इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स है.
एक वाला कंपोनेंट है v sin थीटा और दूसरा वाला कंपोनेंट है v cos थीटा। तो गौर से देखो, ये जो v cos थीटा वाला कंपोनेंट है इट इज पैरेलल टू b। वेलोसिटी का ये कंपोनेंट b को पैरेलल है। तो पैरेलल का मतलब है दिस कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डज नॉट इंटरएक्ट विद b। तो ये कंपोनेंट इस चार्ज पार्टिकल को स्ट्रेट लाइन में ले जाने की कोशिश करेगा और ये इसे सर्कुलेट करने की कोशिश करेगा। तो मैं रफ सा ड्रा कर रहा हूं। देखिए व्हाट विल हैपन, द पार्टिकल विल गो इन द हेलिकल पाथ। दिस इज कॉल्ड, अगर एंगल 0 से ज्यादा है और 90 से कम है, द मैग्नेटिक फोर्स विल बी greater than 0, less than maximum, and the particle will go in the helical path, which is also called helix. Understand? हाँ, पार्टिकल इस तरह मूव करेगा। देखो, पार्टिकल सर्कल में भी मूव करेगा और साथ साथ स्ट्रेट लाइन में भी, सर्कल में भी, स्ट्रेट लाइन में भी, सर्कल में भी, स्ट्रेट लाइन में भी। अच्छा, एक बात आप याद रखें, अगर ये एंगल 45 से कम है, कम, तो आपको पता है एंगल अगर 45 से कम है तो v cos थीटा ज्यादा होगा और v sin थीटा कम। तो फिर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में तेजी से जाएगा और सर्कल में स्लो। और अगर ये एंगल 45 से ज्यादा है, दीज आर एमसीक्यूज, तो फिर इसका साइन वाला कंपोनेंट ज्यादा और कॉस वाला कंपोनेंट कम। तो फिर पार्टिकल सर्कल में तेजी से मूव करेगा, स्ट्रेट लाइन में स्लो। और अगर ये एंगल विच इज अ स्पेशल एमसीक्यू, अगर ये एंगल 45 है तो याद रखें फिर v sin थीटा और v cos थीटा और v sin थीटा आपस में बराबर, 45 पर दोनों बराबर। अगर दोनों बराबर है तो जिस वेलोसिटी से पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है उसी वेलोसिटी से पार्टिकल सर्कल में जाएगा, बिकॉज sin 45 और cos 45 आपस में बराबर। अंडरस्टैंड? नाउ लेट अस डू सम MCQs. नंबर 1 है, which one of the following is the unit of magnetic induction या magnetic field B? Which one of the following? तो याद रखिए इस आई सिस्टम में टेस्ला इज द यूनिट ऑफ B और CGS सिस्टम में गॉस इज द यूनिट ऑफ B। क्लियर? इफ यू रिमेंबर, देखिए मैग्नेटिक फोर्स हम इस तरह लिखते हैं, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल अगर एंगल 90 है तो इस तरह लिखते हैं, और मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर अगर एंगल 90 है तो इस तरह लिखते हैं ILB। आप यहां से अगर B कैलकुलेट करें तो मैग्नेटिक फोर्स डिवाइडेड बाय I इंटू L। याद रखिए टेस्ला इज द यूनिट ऑफ B इन SI सिस्टम और 1 टेस्ला बराबर है 1 न्यूटन डिवाइड बाय 1 एम्पेयर इंटू मीटर। या अगर आप इधर लेके तो फिर भी इससे ही आ जाएगा, लेकिन रिमेंबर हमारे पास CGS सिस्टम में यूनिट है गॉस और 1 गॉस बराबर है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन CGS सिस्टम? डाइन। तो 1 डाइन। और याद रखिए करंट का यूनिट है बाइट, BIOT, 1 बाइट, which is the electromagnetic CGS unit of current और मीटर की जगह सेंटीमीटर। तो याद रखिए गॉस इज द CGS यूनिट और टेस्ला इज द SI यूनिट। तो बोथ A एंड B, A सही है, B भी सही है, C भी सही है, तो ऑल ऑफ देम सही ऑप्शन है, ऑल ऑफ देम। लिखा है which one of the following is not the unit of magnetic induction? तो MCQ नंबर 1 में हमने पढ़ा टेस्ला यूनिट है, टेस्ला इज द SI यूनिट ऑफ B, गॉस इज द CGS यूनिट ऑफ B। और याद रखिए वेबर B का यूनिट नहीं है, वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स का SI यूनिट है। तो इधर लिखा है ऑल ऑफ देम, लेकिन इधर देखें
इधर लेके विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। तो टेस्ला यूनिट है, गॉस भी यूनिट है, वेबर बी का यूनिट नहीं है। वेबर किसका यूनिट है? मैग्नेटिक फ्लक्स का। तो इसी वजह से सही ऑप्शन है सी। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 3 है, गॉस इज द सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन बी विच इज इक्वल टू, ठीक है, गॉस इज द सीजीएस यूनिट। कहते हैं कि एक गॉस जो है वो कितने टेस्ला के बराबर है या किसके बराबर है? तो देखो, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बराबर है मैग्नेटिक फोर्स डिवाइडेड बाय आई इंटू एल। टेस्ला बराबर है न्यूटन डिवाइडेड बाय एम्पेयर, सॉरी, एम्पेयर इंटू मीटर। और याद रखिए सीजीएस सिस्टम में बी का यूनिट है गॉस, और गॉस बराबर है डाइन डिवाइडेड बाय करंट का यूनिट है बायट, बी आई, ठीक है, और मीटर सेंटीमीटर इज द सीजीएस यूनिट ऑफ लेंथ। तो लुक एट, ये मैं इस तरह लिख सकता हूं कि 1 टेस्ला, गौर से देखो, 1 टेस्ला बराबर है 1 न्यूटन में देयर आर 10⁵ डाइन्स। अंडरस्टैंड? चैप्टर नंबर 3 फोर्सेस एंड मोशन फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। और याद रखिए 1 एम्पेयर, बल्कि 1 बाइट ये 10 एम्पेयर के बराबर है। इट मींस 1 एम्पेयर बराबर है 1/10 बाइट। इन अदर वर्ड्स 1 एम्पेयर बराबर है 0.1 बाइट। तो इधर लेके एम्पेयर की जगह लिखो 0.1 बाइट, इज इट? और मीटर की जगह लिखो 10⁻²सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये मैं इस तरह लिख सकता हूं, 1 टेस्ला बराबर है, इस पॉइंट के लिए अगर आप लोग ऊपर 10 लेके, इसके लिए 10 लेके, तो ये 10⁶ हो जाएगा, और ये नीचे 10⁻² है, और इधर आ जाएगा डाइन डिवाइडेड बाय बाइट इंटू सेंटीमीटर। याद रखिए दिस इज कॉल्ड 1 गॉस। तो 1 टेस्ला बराबर होगा 10⁶, 10⁻² ऊपर चला जाए तो 10⁴, एंड दिस इज गॉस। 1 टेस्ला में देयर आर 10⁴ गॉस, यानी टेस्ला इज अ बिग यूनिट एंड गॉस इज अ स्मॉल यूनिट। अब 8 गॉस कितने के बराबर होगा? तो 1 गॉस बराबर होगा, ये नीचे आ जाए फिर ऊपर चला जाए, दिस विल बी 10⁻⁻4 टेस्ला। तो कौन सा सही है? 10⁻⁻4 टेस्ला। और देखिए वेबर जो है ये बी का यूनिट नहीं है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है। तो फॉरगेट अबाउट बी एंड सी, ये इन दोनों में आप लोगों ने डिसाइड करना है, ठीक है। तो 10⁻⁻4 टेस्ला 1 गॉस के बराबर है, क्योंकि 1 टेस्ला 10⁻⁴ गॉस के बराबर है। तो सही ऑप्शन है बी। अच्छा देखो, लिखा है वेबर इज द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विच इज इक्वल टू, ठीक है, विच इज इक्वल टू। तो लुक एट, मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर होता है बी डॉट ए बाय डेफिनेशन, विच इज बी ए क्रॉस थीटा। अगर थीटा 0 है तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज बी ए। क्लियर? याद रखिए इधर लिखा है वेबर इज द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। याद रखिए वेबर यानी 1 वेबर कैन बी रिटन एज, इसका SI यूनिट क्या है? टेस्ला, और एरिया का मीटर स्क्वायर। याद रखिए ऑप्शन ए सही है, 1 वेबर बराबर है टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए सही है। लेकिन रिमेंबर
इधर लिखा है 10 is to power 8 मैक्सवेल, 10 is to power minus 8 मैक्सवेल, बोथ ए एंड बी फला वगैरह वगैरह। तो लोकेट, याद रखिए सीजीएस सिस्टम में मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है मैक्सवेल, और अभी हमने पढ़ा बी का यूनिट है गॉस और एरिया का यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वेबर अगर आप लोग इस तरह लिखे कन्वर्ट करें, 1 वेबर कैन बी रिटन एज, अभी हमने पढ़ा एक टेस्ला में देयर आर 10 is to power 4 गॉसेस, और एक मीटर में देयर आर 10 is to power 2 यानी 100 सेंटीमीटर। इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर करो, तो इससे आ जाएगा 10 is to power 4 और 10 is to power, इससे भी 4 आ जाएगा और दिस विल बी गॉस इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आ जाएगा 10 is to power 8 गॉस इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब है मैक्सवेल। तो रिमेंबर, इन अदर वर्ड्स वी कैन से 1 वेबर बराबर है 10 raised to power 8 मैक्सवेल। वेबर इज द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स और मैक्सवेल इज द CGS यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो 8 वेबर 10 is to power 8 मैक्सवेल के बराबर है। इसका मतलब है A सही है, B भी सही है, तो D सही है, बोथ A एंड B, ये ऑप्शन सही है। अच्छा, MCQ नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। इसका तीसरा नाम है फ्लक्स डेंसिटी, इसे फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं, फ्लक्स पर यूनिट एरिया। लोकेट, बी के डायमेंशंस हमने कैलकुलेट करने हैं, तो यू नो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स on a current carrying conductor is I L cross B, which is L B sin theta n। मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखो, थीटा की जगह 90 लिखो, तो दिस इज I L B। अगर आप यहां से B कैलकुलेट करें तो B इज अ मैग्नेटिक फ्लक्स, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाय दिस इज I into L। शाबाश। ये डायमेंशंस में इस तरह भी लिख सकता हूं, या तो आप फोर्स के डायमेंशंस लिखें, आपको पता है फोर्स के डायमेंशंस, देखिए फोर्स के डायमेंशंस अलग लेते हैं, तो फोर्स बराबर होता है मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। तो ये मैं लिख सकता हूं m, एक्सेलरेशन का मतलब है वेलोसिटी बाय टाइम, और वेलोसिटी का मतलब है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, दिस इज t स्क्वायर। तो फोर्स के डायमेंशन में m l पावर 1 t पावर माइनस 2। इसके डायमेंशन अगर आप लिखे तो मैं इस तरह लिख सकता हूं, दिस इज m, m मतलब m पावर 1 और d मीन्स l पावर 1, और ये t स्क्वायर ऊपर चला जाए तो t पावर माइनस 2, अंडरस्टैंड। और डिवाइडेड बाय डायमेंशंस ऑफ करंट, क्या लिखूं, करंट, करंट की जगह हम क्या लिखते हैं, a, कैपिटल A, l की जगह कैपिटल L, ठीक है। और देखें दीज आर डायमेंशंस ऑफ B, तो डायमेंशंस ऑफ B आ जाते हैं, देखिए ये और ये कैंसल, अंडरस्टैंड। तो यहां पर क्या आ जाएगा m पावर 1 और यहां पर l पावर 0, ये 1 अगर ऊपर चला जाए तो 1 माइनस 1 0, बहरहाल l पावर 0 एंड दिस इज t पावर माइनस 2, और ये a ऊपर चला जाए तो a पावर माइनस 1, लाइक दिस, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही, ठीक है। अच्छा, MCQ नंबर 6 है, which of the following are the dimensions of magnetic flux। तो मैग्नेटिक फ्लक्स बाय डेफिनेशन है B डॉट A, which is BA cos theta। When theta is 0 तो we can write B and this is A। इधर देखें, these are dimensions of B,
डायमेंशन ऑफ बी को आप एरिया के डायमेंशन से मल्टीप्लाई करो। एरिया के डायमेंशन क्या है? एल स्क्वायर। अंडरस्टैंड? तो देखें, आई कैन राइट दिस वेरी सिंपल, डोंट वरी, दिस इज वेरी वेरी सिंपल। देखिए बी के डायमेंशन क्या है? एम पावर 1, और इधर एल पावर 0, और इधर टी पावर -2, और ए पावर -1, और एरिया के डायमेंशन है एल पावर 2। ये एल पावर 2 एल पावर 0 के साथ मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लीकेशन में पावर्स आर एडेड, यू विल गेट 0 + 2 यानी एल स्क्वायर। अंडरस्टैंड? तो ये मैं लिख सकता हूं, डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर है m पावर 1 l पावर 2 t पावर -2 a पावर -1। कौन सा ऑप्शन सही है? m पावर 1 l स्क्वायर t पावर -2 a पावर -1। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। MCQ नंबर 7 है, a wire loop is placed in a magnetic field, is it? The magnetic flux through the loop is minimum when the angle between the field lines and the normal to the surface area of the wire loop is। कहते हैं कि एक वायर लूप है, ये मुझे दे दीजिए। देखिए, इफ दिस इज अ वायर लूप, ठीक है, इसके वेक्टर एरिया का ये डायरेक्शन है, नॉर्मल का ये डायरेक्शन है। अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इस तरह है, तो आपको पता है नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल इज 0, द फ्लक्स इज मैक्सिमम। लेकिन इधर लिखा है कि द फ्लक्स इज, देखिए, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप इज मिनिमम, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप इज मिनिमम। तो when the angle between the field lines and the normal to the surface, यानी नॉर्मल और बी के दरमियान एंगल क्या होना चाहिए? when the flux is minimum means 0। तो इसका मतलब है ये इस तरह करें, लोकेट, इसका नॉर्मल ये है और आप देखिए बी ये है। व्हाट इज द एंगल? 90। when the angle is 90, the flux is equal to 0 because by definition flux is b dot a, this is b dot a, so we can say b, this is a, and this is cos theta। so when theta is 90, नॉर्मल और बी के दरमियान अगर एंगल 90 है, क्लियर, नॉर्मल और बी के दरमियान एंगल अगर 90 है तो cos 90 is equal to 0 and the flux will be 0 यानी मिनिमम। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी। MCQ नंबर 8 है, द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर। दिस W शुड बी कैपिटल, लेकिन जब आप पूरा नाम लिखते हैं तो इट शुड बी स्मॉल, इसी वजह से हमने स्मॉल लिखा हुआ है। विच इज इक्वल टू द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर, विच इज इक्वल टू, तो देखें, मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर होता है B डॉट A यानी BA if angle is 0। Weber is the unit of magnetic flux, Tesla is the unit of B in SI system। और याद रखिए दिस इज मीटर स्क्वायर। आप ऑप्शंस में देखिए, इसमें टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर नहीं है, तो टेस्ला की जगह हमने मजीद कुछ लिखना है। देखें, अभी हमने पढ़ा कि B बराबर है मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाय I इंटू L। तो दिस इज रिटन एज, टेस्ला is the unit of B in SI system, Newton is the unit of force, Ampere is the unit of current, and this is meter। तो अगर आप इसे इस तरह लेके 1 वेबर इज इक्वल टू टेस्ला की जगह लिखो न्यूटन डिवाइडेड बाय एम्पेयर इनटू मीटर, और इधर मीटर स्क्वायर। 8 मीटर इसके साथ कैंसिल,
तो वेबर बराबर आ जाएगा न्यूटन इंटू मीटर, इज इट। और नीचे है एरिया, सॉरी करंट, एम्पेयर। ये एम्पेयर अगर ऊपर चला जाए तो न्यूटन इंटू मीटर, एंड दिस इज नॉन स्टॉप। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही ऑप्शन है, न्यूटन इंटू मीटर और एम्पेयर इनवर्स। एमसीक्यू नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेराइव्ड यूनिट्स बिलो इज इक्विवेलेंट टू द एसआई यूनिट ऑफ फॉर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, यानी बी, द टेस्ला की। तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड हम इस तरह लिखते हैं, बी इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स, बार बार हमने पढ़ा, दिस इज आई इंटू एल। तो इस आई सिस्टम में बी का यूनिट है टेस्ला और फोर्स का यूनिट है न्यूटन और करंट का यूनिट है एम्पेयर और लेंथ का यूनिट है मीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 10 है, टू स्ट्रीम्स ऑफ प्रोटॉन्स मूव पैरेलल टू ईच अदर in the same direction, then they do not interact at all, repel each other, attract each other and rotate in perpendicular to each other। याद रखिए, अगर प्रोटॉन्स के दो बीम्स पैरेलल जा रहे हैं तो इनके दरमियान टू टाइप्स ऑफ इंटरएक्शन टेक्स प्लेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरएक्शन और मैग्नेटिक इंटरएक्शन। when charged particles are moving तो they are associated with magnetic field। लेकिन याद रखिए, इन दिस केस जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है वो मैग्नेटिक इंटरेक्शन से ज्यादा होगा। किस तरह ज्यादा होगा इसकी तरफ मैं आ रहा हूं, लेकिन याद रखिए सही ऑप्शन है रेपेल ईच अदर, रेपेल। अच्छा देखें, अगर दो स्ट्रीम्स ऑफ प्रोटॉन्स पैरेलल जा रहे हैं, इफ दे आर गोइंग पैरेलल, मसलन ये एक स्ट्रीम है और दिस इज अनदर, तो आपको पता है प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज आर, तो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन प्रोटॉन्स इज गिवन बाय, ये मैंने क्या अप्लाई किया, कूलम्स लॉ। इलेक्ट्रोस्टैटिक या कूलम फोर्स बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर, Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो Q1 इज Q, Q2 भी Q है, तो Q स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। लेकिन रिमेंबर, द मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन दीज टू प्रोटॉन्स इज गिवन बाय म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई QV होल स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये कैलकुलेशन बाय सर्वर्ट्स लॉ से हम कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए एफईसी लेवल पे बाय सर्वर्ट्स लॉ नहीं है, तो फॉरगेट अबाउट दैट। दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दिस इज मैग्नेटिक फोर्स। अब इन दोनों का हम कंपैरिजन करते हैं, जो फोर्स ज्यादा होगा वो इंटरेक्शन होगा, वो इंटरेक्शन डोमिनेंट होगा। तो कंपैरिजन का मतलब है, अगर आप इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड करें, ये डिवाइड करें तो इसका वैल्यू है ये डिवाइडेड बाय इसका वैल्यू है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है ये। अगर आप इस डिवाइडेड को मल्टीप्लाई करें और इसे देखिए 4 पाई के साथ कैंसिल, आर स्क्वायर के साथ कैंसिल, ठीक है, क्यू स्क्वायर के साथ कैंसिल, वी आर गेटिंग एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट इनटू वी स्क्वायर। अब इसे अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो नाउ यू विल सी कि व्हाट हैपेंस। देखें, हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है, लेकिन आपको पता है सी का मतलब है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। असल में ये स्ट्रीम्स ऑफ प्रोटॉन्स वैक्यूम में फ्री स्पेस में जा रहे हैं, तो सी बराबर है 1/एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। ये इक्वेशन कहां से आ गई है? अगर आप मैक्सवेल के इक्वेशन का सोल्यूशन ले लें तो यू कैन गेट दिस, सेकंड ईयर में आप लोगों ने पढ़ा है।
आप इसका सी स्क्वायर कैलकुलेट करें तो 1/एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट, 1/एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट की जगह अगर आप सी स्क्वायर लिखें तो हमारे पास ये रेशो आ जाएगा। अब आप लोग देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फोर्स के दरमियान जो रेशो है ये सी स्क्वायर डिवाइड बाई वी स्क्वायर के बराबर है। सी का मतलब है वेलोसिटी ऑफ लाइट, सी का मतलब है वेलोसिटी ऑफ फोटोन, और वी का मतलब है वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। तो आपने सेकंड ईयर में पढ़ा है मॉडर्न फिजिक्स में कि किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज्यादा या बराबर पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर या इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। क्लियर? तो व्हाट विल हैपन, हमें पता है कि C इज ग्रेटर देन, बल्कि मैं इस तरह लिखूंगा या इस तरह लिखिए, C इज ग्रेटर देन V। अगर आप C का स्क्वायर ले ले तो दिस विल बी वेरी वेरी ग्रेटर देन V स्क्वायर। अब देखिए ये ज्यादा है इससे, C स्क्वायर V स्क्वायर से बहुत ज्यादा है, तो दिस इज अ रेशो। अगर ये इससे ज्यादा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो मैग्नेटिक फोर्स से ज्यादा होगा। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स से ज्यादा है तो आपको पता है ये भी प्रोटॉन है ये भी प्रोटॉन है, दोनों पर पॉजिटिव चार्जेस हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनके दरमियान डोमिनेंट है एज कंपेयर टू द मैग्नेटिक फोर्स, तो ऑटोमेटिकली दे विल रेपेल ईच अदर। तो याद रखिए, इफ टू प्रोटॉन्स या टू स्ट्रीम्स ऑफ प्रोटॉन्स आर मूविंग पैरेलल टू ईच अदर इन फ्री स्पेस, so they will repel each other. Why? Because electrostatic force is much greater than the magnetic force, so the protons will repel each other. ठीक है, तो they will repel each other, वो ऑप्शन सही है। So this is continued. Inshallah tomorrow there will be a lengthy class and we will do the rest of the MCQs related to this chapter. Thank you.